स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट से हम लोग रेट कांस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, वेरियस ऑर्डर के रेट कांस्टेंट, जिसमें हमने जीरो ऑर्डर के लिए सोल्व किया था। क्या आंसर आया था जीरो ऑर्डर का? के इक्वल टू एक्स अपॉन टी। फर्स्ट ऑर्डर का के इक्वल टू 2.303 बाई टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स। और सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारा जो आंसर था द्वितीय कोटि के लिए, के इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये तीनों हम सोल्व कर चुके थे। अब हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाएंगे इन सारे आंसर्स को, कि एनसीईआरटी में क्या आंसर दिए, और फिर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि आपने कैसे याद रखने हैं। ठीक है, डिटेल आनी चाहिए अपने को ग्राफ के लिए। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे। अब हम देखें तो हमने जो आंसर्स यूज किए हैं उसमें कहीं तो हमने एक्स लिखा है, कहीं हमने ए लिखा है, कहीं हमने ए माइनस एक्स लिखा है। आप देखो यहाँ एक्स भी लिखा है, इसमें सेकंड ऑर्डर में देखो एक्स भी लिखा है, ए भी लिखा है और ए माइनस एक्स भी लिखा है। तो तीन चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, एक तो एक ए माइनस एक्स और एक एक्स। ए क्या है बताना? ए क्या था? याद हो आपको तो हमने पिछले टॉपिक के अंदर इसको कंसल्ट किया था। ए क्या लिया था हमने? इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता किसकी? रिएक्टेंट की। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमने ए लिया था। और ए माइनस एक्स क्या था? ए माइनस एक्स टी टाइम पर विकारक की सांद्रता। बहुत बढ़िया, टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, है ना। अपने लिखा था क्या कि रिएक्टेंट बदला है प्रोडक्ट में। शुरू में कंसंट्रेशन ले ली थी इसकी ए, और प्रोडक्ट कितने थे स्टार्टिंग में? प्रोडक्ट 0 थे टी टाइम पर। ये तो टी बराबर 0 पर था ना, स्टार्टिंग में, बिल्कुल इनिशियल टाइम पर, टी बराबर 0 पर। और ये हमने लिया था टी टाइम पर। टी टाइम पर हमने ये माना था कि इसका एक्स पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग रहा ए माइनस एक्स और प्रोडक्ट बन गया एक्स, है ना। तो ए माइनस एक्स क्या है? ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। और x क्या है? x कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। टी टाइम पर ही होगी क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होता नहीं। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, वो ए को आर नोट मानती है। आर नोट, आर नोट का मतलब क्या है? आर मतलब रिएक्टेंट, बड़ा ब्रैकेट किसको बताता है? बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को, और इसके पैर में वो जीरो लिख देता है। मतलब टाइम क्या ले रहा है? टाइम टी इक्वल टू जीरो, जीरो टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब क्या है? टी बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता, टी बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता कैसे लिखी जाएगी? आर यानी अभिकारक, बड़ा ब्रैकेट की सांद्रता, यहां 0 लिख देंगे, यानी 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर 0 या आर नोट बोल सकते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर? तो जहां हम ए ले रहे हैं ना, जहां हम ए ले रहे हैं, एनसीईआरटी इसको आर नोट लेगी। ये नए आंसर आएंगे आपको, अब नई बुक के अकॉर्डिंग आएंगे आंसर। ठीक है, तो हमने उसकी डेरिवेशन सारी जरूरत नहीं है करने की। आप ये ध्यान रखिए कि ए क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एनसीईआरटी उसको आर नोट लिख रही है। ठीक है, ए माइनस एक्स क्या है? ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, है ना। तो एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है? एनसीईआरटी क्या लिखती है?
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी टाइम पर आर से लिखती है, बड़ा ब्रैकेट लगा देती है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है टी टाइम पर। इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट से लिखी हुई है और जो टी टाइम पर कंसंट्रेशन है वो आर से लिखी हुई है, यानी ए माइनस एक्स की जगह वो आर यूज कर रही है। क्लियर? और एक्स को कैसे लिख रही है वो? एक्स को कैसे लिख रही है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो लिख रही है आर नोट माइनस आर से, आर नोट माइनस आर से। एक्स को आर नोट माइनस आर से लिख रही है, आप चेक कर लें। अब आप देखो यहां आर नोट किसके इक्वल माना हमने? आर नोट किसके इक्वल माना है? ए के, है ना, ए के। तो आर नोट की जगह ए पुट करें, ए माइनस आर किसके इक्वल माना है? आर, आर किसके इक्वल माना है? आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी ए माइनस एक्स, टी टाइम पर ना, टी टाइम पर ए माइनस एक्स। तो आप आर की वैल्यू पुट करें ए माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करना, क्या बनेगा? ए माइनस ए प्लस एक्स, ए से ए कट जाएगा। बताओ एक्स आया या नहीं आया आंसर आपका? समझ आ गई बात? तो एक्स को वो लिख रही है आर नोट माइनस आर से। क्लियर? और कॉमन सी बात है, एक्स क्या है? प्रोडक्ट है। अब आप एक सिंपल सी बात सोचना, मान लो प्रारंभ में सांद्रता, अब आप सोचना जस्ट, प्रारंभ में सांद्रता 10 एम है, प्रारंभ में कंसंट्रेशन कितनी है? 10 एम। टी टाइम बाद यानी टी समय बाद ये 6 एम रह गई, टी समय बाद 6 एम रह गई। तो बताओ प्रोडक्ट कितने, प्रोडक्ट कितने बने बताओ? 4 एम बनेंगे, कॉमन सी बात है, सही है, 4 एम बनेंगे ना। यानी जितनी ये घटी, ये ए था, ये ए माइनस एक्स था, तो ए में से आप ए माइनस एक्स घटा दोगे तो आपका एक्स आंसर आ जाएगा। सही है? यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ले रहे हैं आर जीरो और फाइनल कंसंट्रेशन को हम आर ले रहे हैं, तो एक्स निकालने के लिए हमारे को क्या करना है? आर जीरो माइनस आर करना है। समझ गए? एक्स आ जाएगा आर जीरो माइनस आर, है ना। तो अब वापिस देखो एक बार, जीरो ऑर्डर क्या था? के इक्वल टू एक्स बाई टी, ये जीरो ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर क्या था? फर्स्ट ऑर्डर log ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। और सेकंड ऑर्डर क्या था? के इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, है ना। अब हम क्या करेंगे? एक्स को हटाकर वो आर जीरो और आर वाले सिस्टम में लाएंगे, ठीक है। तो ए क्या था? ए इक्वल टू आर जीरो था, ठीक है। ए माइनस एक्स क्या था? ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या था? ए माइनस एक्स आर था, है ना, आर था। और एक्स इक्वल टू क्या था? एक्स इक्वल टू आर नोट माइनस आर, ये एक्स था। समझ आई बात या नहीं आई? आप सोल्व कर सकते हैं, आर नोट माइनस आर यानी ए में से ए माइनस एक्स घटा ले तो आपका उत्तर एक्स आ जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई? क्लियर है इतना? क्लियर? तो अब बस आप इनकी वैल्यू पुट करते जाओ, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर बन जाएंगे सारे, ठीक है। जो एनसीईआरटी बोलती है वो आंसर बन जाएंगे। तो क्या बनेंगे बताओ? फर्स्ट से चलो, के इक्वल टू आर जीरो माइनस आर बाय टी, ये आ गया। यूं भी दे सकता है आपको एग्जाम में, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए के का सही उत्तर है। तो ये भी आ सकता है के इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये भी आ सकता है के इक्वल टू आर जीरो माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ, के इक्वल टू क्या बनेगा? टू 2.303 अपॉन टी लोग, ए की जगह क्या पुट करेंगे? ए की जगह आर नोट अपॉन ए माइनस एक्स की जगह आर, है ना, अपॉन आर, ठीक है। अब इसके लिए निकालो सेकंड ऑर्डर के लिए, के इक्वल टू 1 अपॉन टी, एक्स की जगह बताओ क्या लिखे? एक्स की जगह आर नोट माइनस आर डिवाइडेड बाय आर नोट इंटू आर, सही है। ए आर नोट है और ए माइनस एक्स आर है ना, आर नोट इंटू आर,
तो आर नोट माइनस आर डिवाइडेड बाय आर नोट इंटू आर, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर का आंसर आ गया। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं। क्लियर है? दोनों मेथड आने चाहिए अब आपको। पहले तो क्या था, ट्वेल्थ में भी यही ये वाला फॉलो होता था ट्वेल्थ में भी, और अपना बीएससी लेवल पे भी यही फॉलो होता था, लेकिन अब ट्वेल्थ पे ये फॉलो हो रहा है। तो अब अपने को ट्वेल्थ से क्वेश्चन अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि अगला कौन सा आंसर हमारे आगे पुट कर गया। ये भी पुट कर सकता है और हम चैलेंज नहीं कर सकते इसको भी, ना ही इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी बुक्स में ये है और ट्वेल्थ बुक में ये है। ठीक है, दोनों तरीके से आना चाहिए आपको। अब चलते हैं अपने शॉर्ट में आंसर कैसे लाएं। देखो आप जीरो ऑर्डर की तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं थी कहीं। कैसे? देखो आपने क्या लिखा था जीरो ऑर्डर के लिए, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पावर क्या लगाई थी, पावर कितनी थी जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए पावर जीरो थी। फिर जब हमने समानुपाती का निशान हटाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया यहां से, तो हमने रेट कांस्टेंट लगाया के। आर की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, आर की पावर जीरो की वैल्यू 1। तो यानी आपका क्या आंसर आ गया, के बराबर रेट। यही आ गया ना कि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट के बराबर है। और रेट आपने पढ़ा था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यही था ना वेग। सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो आपका उत्तर यहीं आ जाना चाहिए था, x बटे टी बराबर के। ये आंसर यहीं आ जाना चाहिए था, आपको सारी डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं थी। कैसे? देखो हमने ये लिया था r बदला है p में, प्रारंभ में सांद्रता कितनी मानी बताओ, प्रारंभ में सांद्रता, प्रारंभ में यानी t बराबर जीरो पर, प्रारंभ में यानी t बराबर जीरो पर बताओ कितनी सांद्रता मानी थी इसकी, a, ये कितना था, जीरो था। फिर हमने लिया t समय पर, t समय पर ये कितना हो गया, और ये हो गया x, सही है, ये a माइनस एक्स और ये x। अब आप देखो हमारा जो k है वो रेट के बराबर आया, k रेट के बराबर आया, यानी k और वेग बिल्कुल बराबर हैं। और वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब आप यहां से देख सकते हैं सांद्रता में कितने का परिवर्तन आया है। जब a से a माइनस एक्स हुआ तो बताओ कितने का चेंज आ गया इसमें, यहां से देख लो, जीरो से x का चेंज आएगा ना, जीरो से x हुआ, यहां से भी देख सकते हो ये जीरो से x हो गया तो कितने का परिवर्तन आया, x का, सही है। और यहां से सोचोगे तो ये a था, a माइनस एक्स हो गया, तो कॉमन सी बात है x का ही परिवर्तन आया ना। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना आया, x का, बटे परिवर्तन में लगा समय, कितना समय लगा, यहां जीरो था समय, यहां जीरो था और यहां समय t है ना, तो समय लगा t। तो आपकी डेरिवेशन तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, सही है। वो इतना हमारे को करना ही नहीं पड़ता, सी लें या कुछ और लें, यहाँ k और वेग बराबर हो गया तो सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में सूत्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आप देखो, अब दूसरे तरीके से ये हमने माना आर नोट, ये आर नोट माना हमने, ठीक है, आर नोट, और ये माना हमने आर, टी समय पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर मानी है। शुरू में आर नोट थी, टी समय बाद ये आर रह गई, तो बताओ कितना परिवर्तन हुआ। शुरू में आर नोट थी, अभिकारक की सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता थी, अभिकारक की सांद्रता एग्जाम्पल से लेंगे अपने, अभिकारक की सांद्रता मान लो स्टार्टिंग में 10 एम थी, है ना, और टी समय बाद अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 8 एम रह गई, तो बताओ परिवर्तन कितने का आया, चेंज कितने का आया बताओ, 2m का। 2m कैसे निकाला आपने बताओ, आर नोट माइनस आर से, है ना, तो हम सीधा लिख देते के बराबर सांद्रता में परिवर्तन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन यानी आर नोट माइनस आर बटे परिवर्तन में लगा समय टी। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ गया। क्लियर? डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। और जीरो ऑर्डर जिसने सोल्व कर दिया ना, उसके फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों हो गए। कैसे? देखो, तो जीरो ऑर्डर का आंसर
के इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी, ये आया, ये जीरो ऑर्डर का आया। अब फर्स्ट ऑर्डर में आपने क्या करना है, सिर्फ नेचुरल लॉग लेना है। जीरो ऑर्डर में आप नेचुरल लॉग ले लो, आपका फर्स्ट ऑर्डर का आंसर आ जाएगा। जीरो ऑर्डर में नेचुरल लॉग लगा दो, कैसे देखो, के का के आ गया, ये टी अपोन में है तो अपोन में आ गया 1 अपॉन टी, और यहां आप नेचुरल लॉग लगा दो, नेचुरल लॉग आर नोट माइनस आर, है ना, आर यानी नेचुरल लॉग आर नोट माइनस नेचुरल लॉग आर, बस यहां नेचुरल लॉग लगाना है, नेचुरल लॉग आर नोट माइनस नेचुरल लॉग आर, फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा। ये सीधा शॉर्ट में याद रखने का मेथड है कि हमारे को इतनी डेरिवेशन ना करनी पड़े। ये था जीरो ऑर्डर, आर जीरो माइनस आर अपॉन टी। फर्स्ट ऑर्डर में क्या करना है, बस यहाँ नेचुरल लॉग लगा दो, फर्स्ट ऑर्डर बन गया। अब माइनस वाला नेचुरल लॉग कहाँ जाता है बताओ, माइनस वाला लॉग ए भाग में जाएगा ना, लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लोग लॉग ए बट्टा बी लिखते हैं। लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए बट्टा बी के, तो ये बन गया के 1 अपॉन टी एज इट इज आ गया। नेचुरल लॉग आर नोट माइनस नेचुरल लॉग आर है, तो कैसे लिख देंगे, नेचुरल लॉग आर नोट अपॉन आर। सही है, फर्स्ट ऑर्डर बन गया। तो जीरो ऑर्डर में नेचुरल लॉग लगा दिया, क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर क्या था, जीरो ऑर्डर का आंसर क्या था, आर नोट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। अब इसको अगर सेकंड ऑर्डर बनाना चाहते हो तो आर नोट माइनस आर ऊपर लगा ही हुआ है, नीचे इसको गुणा में ले आओ, आर नोट इंटू आर, ये सेकंड ऑर्डर बन गया। आर नोट माइनस आर अपॉन टी, आर नोट इंटू आर, ये सेकंड ऑर्डर बन गया। ठीक है, डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे, डायरेक्ट भी दोनों तरीके से आपने प्रैक्टिस में लेने हैं उसको, है ना, ताकि हमारे को एग्जाम में टाइम ना लगे, क्योंकि अपने को वहां टाइम सेविंग भी जरूरी है। तो इतनी डेरिवेशन करेंगे, इतना टाइम नहीं होता वहां की, इतनी डेरिवेशन करके देखें हम, आंसर तो हम निकाल लेंगे, नो डाउट कि हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक दो बार आपने इसको प्रैक्टिस में लेना है। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, आर नोट माइनस आर अपॉन टी। फर्स्ट ऑर्डर कैसे बनाया बताओ, फर्स्ट ऑर्डर ये जीरो ऑर्डर हो गया। फर्स्ट कैसे बनाया, नेचुरल लॉग लगा दिया, बस के बराबर नेचुरल लॉग आर नोट माइनस नेचुरल लॉग आर अपॉन टी। सोल्व करोगे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कैसे बनाया, सेकंड ऑर्डर जो ऊपर माइनस में है उसको अपॉन में मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये लो, ये सेकंड ऑर्डर बन गया। क्लियर है तीनों। अब आता है हाफ लाइफ टाइम, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल हाफ लाइफ टाइम, टाइम के पैर में हाफ लगा देते हैं तो हाफ लाइफ टाइम, या इसको कैपिटल टी से भी लिखा जाता है, कैपिटल टी, टाइम स्मॉल टी से, हाफ लाइफ टाइम कैपिटल टी से। एग्जाम में कैपिटल टी से भी आ सकता है, या फिर टी के पैर में ऐसे हाफ लिखा आएगा, यानी हाफ लाइफ टाइम। क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, यानी जिस टाइम पर, जिस समय पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की, यानी प्रारंभिक सांद्रता की, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है, उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, अर्धायु काल बोलते हैं। जिस पर अभिकारक की सांद्रता पहले वाली सांद्रता की कितनी रह जाती है, आधी, है ना। तो आधी कहां गई, कहां गई आधी, प्रोडक्ट में चेंज हो गई, है ना, प्रोडक्ट में चेंज हो गई। यानी जिस समय पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसको हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, यानी वो आधी जो थी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी,
अब समझना आप हाफ लाइफ टाइम पर क्या होगा। हमने माना था आर बदला है किस में, पी में। आर बदला है पी में। शुरू में सांद्रता कितनी ली थी इसकी, ए, टी बराबर 0 पर ये ए लिया था, ये 0 था, और टी समय पर कितना कर दिया था, टी समय पर ए माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, पी की जगह क्या लिखा था, एक्स। अब समझना जब अर्धायु काल होगा तब क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम पर क्या होगा। अर्धायु काल पर क्या होगा, अब क्लियर कर लेना बात को अपनी, और फिर बुक्स में देख लेना कैसे लिखा होता है, और आपने जो डेफिनेशन लिखे ना ऊपर उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। आर बदला है किसमें, पी में। टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर आर कितना लिया था, आर ए, प्रोडक्ट कितना था 0। अब अपने क्या करना है, टी हाफ पर, टी हाफ यानी अर्धायु काल पर, अर्धायु काल पर जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो पहले वाली सांद्रता की कितनी रह जाएगी, आधी। तो पहले कितनी मानी थी आपने, पहले प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानी थी, प्रारंभिक सांद्रता ए मानी थी ना ए। तो अब टी हाफ पर क्या होगा, जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी, सही है। और आधी कहां गई, कहां गई आधी, बाकी बाकी की आधी, बाकी की आधी कहां गई, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट भी ए बाई 2 बन गए, रिएक्टेंट भी ए बाई 2 रह गए और प्रोडक्ट भी ए बाई 2 बन गए। क्लियर। अब देखो हमारी बुक्स कैसे कहती है, हमारी बुक्स कहती है जब टी को टी हाफ कर देते हैं, टी को कितना कर देते हैं, टी हाफ। जब टी को टी हाफ कर देते हैं तो जो एक्स होता है वो ए बाई 2 हो जाता है, सही है क्या बात उसकी, समझ गए। तो x होता है वो a बाई 2 हो जाता है। सीधा और भी सोच सकते हो, यूं भी सोच सकते हो, जब t बराबर t हाफ है तो a माइनस एक्स कितना हो गया, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स भी a बाई 2 हो गया ना। कंपैरिजन कर लो दोनों साइडों का, समझ गए। a माइनस एक्स भी a बाई 2 हो गया ना। कैसे, देखो आप यूं भी सोच सकते हो, a तो a ही है, जब x a बाई 2 हो गया तो यहाँ x की वैल्यू पुट करो, तो एक a में से आधा a घटाओगे तो आधा a ही बचेगा ना। समझ आई बात या नहीं आई, ये बताओ, है ना। तो जब समय को t, पहले t समय माना था हमने, अब t हाफ कर दिया, तो t हाफ पर क्या होगा, जब टाइम को t हाफ ले लेंगे तो जो विकारक की सांद्रता होगी वो पहले वाले की आधी रह जाएगी। तो पहले हमने a मानी थी तो a का आधा a बाई 2 हो गया, तो कॉमन सी बात है आधा प्रोडक्ट बना गया। अब हमारी बुक्स यहीं से उठाती हैं कि जब t हाफ है, जब t हाफ है तो जो x होगा वो a बाई 2 होगा, और बिल्कुल आपके सामने पड़ा है, देखो आप दोनों का कंपैरिजन करके देख लो तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्या, व्हेन t इक्वल टू टी हाफ देन x इक्वल टू कितना, a बाई 2। अब आप वैल्यू पुट कर दे, जीरो ऑर्डर के लिए पुट करें, जीरो ऑर्डर के लिए k इक्वल टू एक्स बाई टी, क्या आएगा बताओ, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, k a बाई 2 और t की जगह क्या पुट कर दोगे, t की जगह t हाफ, है ना, t को t हाफ पुट करना है। अब t हाफ का आंसर निकालो, t हाफ बराबर a बाय 2 के, ये जीरो ऑर्डर के लिए आ गया, a बाय 2 के।
यानी जीरो ऑर्डर में जो अर्धायु काल है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। सही है, अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, समानुपाती है उसके। अगर प्रारंभिक सांद्रता ज्यादा लोगे तो अर्धायु काल भी ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? अब फर्स्ट ऑर्डर पे आओ। फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर का क्या आंसर था बताओ? फर्स्ट ऑर्डर का K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। अब T की जगह T हाफ कर दो, T की जगह T हाफ कर दो तो ये बन जाएगा 2.303 बट्टे T हाफ लोग A का A ही आ जाएगा। A माइनस एक्स की जगह क्या आएगा? A माइनस एक्स की जगह A/2 है ना। A माइनस एक्स भी तो A/2 ही रह जाएगा। जब आधा प्रोडक्ट बन गया तो बचा हुआ अभिकारक कितना है? आधा ही है। A माइनस एक्स बचे हुए अभिकारक हैं वो भी तो पहले वाले के आधे हैं। सही है, नहीं तो आप बुक्स के अकॉर्डिंग घटा लेना। बुक्स कहती है T इक्वल टू T हाफ है तो X इक्वल टू A/2 है, तो X को A/2 पुट करो। आप घटा के देख लो, A के में से आधा A घटाओगे तो आधा A बचेगा। सही है, बटे वाला 2 कहां चला जाएगा? बटे वाला 2 ऊपर, और A से A कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या बनेगा बताओ? K इक्वल टू 2.303 बटे T हाफ log 2 की वैल्यू 0.3010, 2.303 बटे T हाफ इंटू 0.3010। ये याद रखना, मैं कल आपको लोग सिखाऊंगा, सारे न्यूमेरिकल करेंगे कल हम इसके, ठीक है। लोग 2 बराबर 0.3010, तो लोग 2 की वैल्यू पुट कर दी 0.3010। अब मल्टीप्लाई करो, 2.303 इंटू 0.3010 गुना करोगे तो आ जाएगा 0.693 बटे T हाफ। अब क्या होगा? T हाफ उधर ले जाओ, K इधर ले आओ, तो क्या बनेगा? T हाफ बराबर 0.693 बटा K। अब बताओ, प्रथम कोटि, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है क्या? कहीं नहीं कर रहा। तो किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अर्धायु काल होता है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है। ये भी फिक्स है, 0.693 चेंज नहीं होगा, K भी चेंज नहीं होगा, ये भी नियतांक है, तो अर्धायु काल भी नियत रहता है। यानी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास आंसर आ गया T हाफ इक्वल टू 0.693 बटे K। यानी प्रथम कोटि के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ टाइम आया है T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन 3, अब अपॉन K 0.693 अपॉन K। अब बताओ, क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है क्या? कहीं नहीं कर रहा। यानी ये नियत रहेगा, हर अभिक्रिया के लिए फिक्स रहेगा, क्योंकि 0.693 ने चेंज नहीं होना। किसी भी एक निश्चित अभिक्रिया के लिए कोई भी एक फिक्स रिएक्शन अपने अगर लें तो 0.693 चेंज नहीं होता, और उसका रेट कांस्टेंट भी चेंज नहीं होता। यानी ये नियत रहता है, फिक्स रहता है। जैसे आप उदाहरण देखो, मैं आपको बताता हूं अभी। जैसे हम लोग प्रथम कोटि में क्या लिखते हैं, देखना, फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिखते हैं कि कोई भी एक अभिक्रिया है, कोई भी एक अभिक्रिया है, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 16 एम है। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 16 एम। 8 एम होने में, 8 एम होने में मान लो 10 मिनट लग गए। 16 एम से कितने एम हुई? 16 एम से 8 एम होगी कितनी देर में? 10 मिनट में। फर्स्ट ऑर्डर है ये, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो यानी ये हाफ लाइफ टाइम दिया गया आपको। देखो आप 16 एम से 8 एम, यानी आधी हो रही है। देखो हो रही है आधी, 16 से 8 देखोगे तो आधी हो गई। यानी आधी होने में कितने मिनट लगते हैं? आधी होने में
10 मिनट लगते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए 2m से 1m होने में कितना समय लगेगा, तो वो भी 10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि ये भी आधी हो रही है, देखो हो रही है ना आधी, 2m से 1m, समझ गए। और इसका जो अर्धायु काल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता नहीं, तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन देखने की जरूरत नहीं है कि किस में कितनी दी है, क्योंकि इसका हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता होता, फिक्स रहता है। अगर इस अभिक्रिया में हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट ही रहेगा लास्ट तक। समझ आ गई बात। ये फर्स्ट ऑर्डर पर लागू होगा सिर्फ, ये नहीं कि सारी अभिक्रियाओं में करे हो, क्योंकि जीरो ऑर्डर में तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो अर्धायु काल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है ना। यानी अगर प्रारंभिक सांद्रता ज्यादा है तो हाफ लाइफ टाइम ज्यादा होगा। तो अगर इसी को हम जीरो ऑर्डर पर अप्लाई करें ना, तो पहले वाला हाफ लाइफ टाइम ज्यादा आएगा, दूसरे वाला कम आएगा, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड करें तो नियत आएगा, यही रहेगा जितना है हाफ लाइफ टाइम। अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर में बताओ आंसर क्या था, k इक्वल टू x अपॉन a माइनस एक्स, और t को जब t हाफ पुट कर देंगे हम लोग, t को अर्धायु काल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू a/2 अपॉन a का तो a ही आ जाएगा। a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, a माइनस एक्स की वैल्यू a/2, तो a/2 से a/2 कट हो गया, सही है। तो t हाफ इधर ले जाओ, k इधर ले आओ, क्या बन जाएगा बताओ, t हाफ बराबर 1 अपॉन k अपॉन या इंटू 1 अपॉन ए, या अपॉन ए है ना, 1 अपॉन के इंटू ए, ठीक सही है। तो यानी जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, सही है। तो यानी अब रिलेशन क्या बनेगा आपके पास, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन half life time and इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, टी हाफ समानुपाती है प्रारंभिक सांद्रता के, और पावर लगाओगे 1 माइनस एन, जहां एन बराबर अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। या इसको यूं भी लिख सकते हो, जो पावर ऊपर प्लस में है उसको नीचे लाओगे डिवाइड में, तो क्या बनेगी बताओ, वो पावर आके माइनस में हो जाएगी। तो अगर इस ए को मैं बट्टे में लाऊं तो कैसे लिखूंगा बताओ, बट्टे में लाऊं तो n-1। तो दोनों में से जो भी संबंध आपसे पूछता है कि अर्धायु काल और प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध है, समानुपाती कहेगा तो ये वाला, और व्युत्क्रमानुपाती में देगा तो ये वाला। चेक करके देख लो, अप्लाई करके देख लो आता है या नहीं आता। पहले अपने पहले वाला चेक कर लेते हैं, फिर दूसरा वाला तो सही होना ही होना है। हमने क्या लिखा, टी हाफ समानुपाती है a की पावर 1 माइनस एन के, जहां n क्या है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब वैल्यू पुट करते जाओ 1 बाई 1। जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए जीरो आएगी n की वैल्यू, n की वैल्यू जीरो पुट करो, क्या आएगा बताओ, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a, यही आया था क्या, अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया था, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड कर रहा था क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर, तो n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 1 आएगी। तो क्या बनेगा बताओ, टी हाफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 माइनस वन, 1 माइनस वन, एन की वैल्यू 1 पुट करो, है ना, 1 माइनस वन, यानी ए की पावर क्या लिखे, ए की पावर 0, यानी हाफ लाइफ टाइम अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट रहता है किसी भी रिएक्शन के लिए ना। ए की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और समानुपाती का निशान हटाओगे तो नियतांक आना है। क्लियर। अब सेकंड ऑर्डर के लिए करो, सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ समानुपाती क्या लिखे, ए की पावर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या बनेगा बताओ, टी हाफ ए की पावर -1 और -1 को बटे में ले जाओ तो +1, यानी अर्धायुकाल व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है। तो क्या रिलेशन बना, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन में टी हाफ समानुपाती है ए की पावर 1/n के, या टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती है 1/a की पावर n-1 के। क्लियर। ये ध्यान रखना, अगर अर्धायुकाल और इनिशियल कंसंट्रेशन में, हाफ लाइफ टाइम एंड इनिशियल कंसंट्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन पूछता है तो ये आएगा। समझ आ गई बात। तो ये आपका हाफ लाइफ टाइम तीनों रिएक्शन का कंप्लीट हो गया है। अब कल इन तीनों रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल और या कुछ फर्स्ट ऑर्डर की इंपॉर्टेंट बातें, जो भी दोनों में से होगा, आपने एक टॉपिक उठाना है, कुछ फर्स्ट ऑर्डर की बातें हैं अपने पास, ठीक है।